आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ITS रिवीजन 19, है ना। ये जो पेपर है ये आपके लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मैच करा सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग ITS R19 का क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का दे दिया है। बोला है कि कौन सा मेटल आयन कॉलम 1 और कॉलम 2 पे दिया है, मैच कराना है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट 3+ का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ n इन ब्रैकेट n+2 Bm। Bm मतलब बोहर्स मैग्नेटॉन, है ना। तो अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पे कोबाल्ट 3+ की, तो यहाँ पे कोबाल्ट 3+ का कन्फिग्रेशन क्या होगा। नॉर्मल कन्फिग्रेशन कोबाल्ट का होता है 4s2 3d7, 4s2 3d7 जाएगा। लेकिन 3+ है यहाँ पे, 3+ का मतलब यहाँ पे 4s में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 0। 4s में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 0, और 4s में इलेक्ट्रॉन 0 होने के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे, 6। 3d में इलेक्ट्रॉन 6 है यहाँ पे। d के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपको काउंट करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो n है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, पेयरिंग करवा देंगे तो n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 आ गया यहाँ पे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 4 है और n+2 कितना हो जाएगा, 6, यानी ये वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे, पहले का फोर्थ, पहले और फोर्थ ऑप्शन दोनों में दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दे दिया है क्रोमियम 3+। क्रोमियम 3+ का कन्फिग्रेशन करेंगे तो यह आएगा 3d4, 3d3 हो जाएगा यहाँ पे। d3 में यहाँ पे देखेंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे d3 में, और n की वैल्यू अगर 3 होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, n की वैल्यू 3 और n+2 की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15। स्क्वायर रूट ऑफ 15 यहाँ पे मैच कराइएगा ऑप्शन, 3 × 5 मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 15 Bm यानी बोहर्स मैग्नेटॉन। तो ऑप्शन बी का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे सी, फेरिक आयन यानी Fe3+ आयन। कन्फिग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो आयरन का होता है 4s2 3d6, Fe3+ का करेंगे तो आएगा 3d5। d5 का मतलब n के इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है 5 तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ n यानी 5 और n+2 यानी 7, यानी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 35। तो यहाँ से आप सिंपली मैच करवा सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ए का फोर्थ, बी का फिफ्थ, सी का सेकेंड। सी का सेकेंड मतलब फेरिक का हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 35। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन दे दिया है, कॉम्प्लेक्सेस दे दिए हैं और पूछा है कौन सा आइसोमेरिज्म मैच कर रहा है इसके साथ। पहला कॉम्प्लेक्स दे दिया है CONH3 Cl2, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ये। दूसरा यहाँ दे दिया है सिस COEN2 Cl2। तीसरा दे दिया है यहाँ पे CONH3 NO2, और यहाँ पे कर दिया है Cl2, और लास्ट यहाँ पे दे दिया है ऑप्शन CONH3 ये हो गया CrCN6। पूछा है कि कौन सा आइसोमेरिज्म करेक्ट मैचिंग है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। मैंने बताया था कि अगर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ जाएगा तो आइसोमेरिज्म हो जाता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन। तो लास्ट वाले का ऑप्शन हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड पे देखिए यहाँ पे काउंटर आयन आया है। काउंटर आयन अगर आता है तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी इसका आंसर हो जाएगा आयोनाइजेशन। अगर डाइडेंटेड लिगेंड्स आता है तो ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक भी डाइडेंटेड लिगेंड आएगा तो आइसोमेरिज्म कौन सा बन जाता है, ऑप्टिकल। और यहाँ पे Ma4B2 टाइप है, Ma4B2 टाइप में आप देखेंगे तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा ज्योमेट्रिकल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है ना। तो आप मैच कराएंगे, 71 का ऑप्शन होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 77।
77 में यहाँ पे SOP की वैल्यू दी है, यहाँ पे जिंक और सिल्वर की। जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ आयन में, इसकी SOP दी है। सिल्वर कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर 1+ आयन में, इसकी भी SOP दी है। इसकी SOP यानी E0 की वैल्यू दे दी है यहाँ पे SOP। अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन होता है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल देता है वैल्यू। तो SOP की वैल्यू है +0.76 जिंक के लिए और सिल्वर के लिए है -0.80 वोल्ट, है ना। तो SRP में कन्वर्ट कर लीजिए। SRP कैसे निकालते हैं? SRP और SOP दोनों इक्वल होगा, साइन का डिफरेंस आता है। तो अगर जिंक की SOP +0.76 है तो इसकी SRP हो जाएगी -0.76 वोल्ट, और सिल्वर की अगर SOP है यहाँ पे -0.80 तो इसकी SRP हो जाएगी +0.80 वोल्ट। पूछा क्या है क्वेश्चन पे यहाँ पे? बोला है कौन सा रिएक्शन यहाँ पे होगा। तो ये मैंने बताया था कि जिसकी SRP कम होगी उसका रिएक्शन में होता है ऑक्सीडेशन, और जिसकी SRP ज़्यादा होगी उसका रिएक्शन में होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और सिल्वर का रिडक्शन होगा। पहला ये ऑप्शन दे दिया है जहाँ पे रिएक्शन है जिंक 2 मोल सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ आयन में, और यहाँ पे आ रहा है दूसरा प्रोडक्ट सिल्वर, है ना। तो यहाँ पे देखिए जिंक का देखिए 0 से 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब जिंक की SRP कम है। सिल्वर 1+ से जा रहा है 0 में, यानी सिल्वर का हो जा रहा है रिडक्शन, यानी इसकी SRP ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 77 का फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे बोला है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका रिएक्शन में होता है ऑक्सीडेशन। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे आप, सारी जो वैल्यू दी है वो सब SRP है। ऑक्सीडेशन और SRP में रिलेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी SRP वैल्यू हो जाएगी मिनिमम SRP वैल्यू आप देखेंगे तो जिंक का दे दिया है यहाँ पे -0.762, क्रोमियम की वैल्यू है -0.74, हाइड्रोजन की SRP और SOP दोनों होती है 0, फेरिक की SRP दे दी है +0.770। तो जिसकी SRP मिनिमम वो हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक, ऑप्शन फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है 79। क्वेश्चन नंबर 79 बोला है कौन सा रिएक्शन यहाँ पे होगा नहीं। तो पहले ऑप्शन में दे दिया है कि अगर आयरन रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, आयरन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो आपको पता है प्रोडक्ट बनेगा फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगा। आइए चेक करते हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी पॉसिबल होता है जब लो SRP वाला मेटल अपने से हायर SRP वाले मेटल को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्यूशन से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, आयरन और हाइड्रोजन पे दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन की SRP कम होती है, हाइड्रोजन की SRP ज़्यादा होती है। यानी लो SRP, आयरन की SRP कम है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, और अगर डिस्प्लेस कर दिया तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पूछा है कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा रिएक्शन दे दिया है यहाँ पे, कॉपर अगर रिएक्शन करेगा सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा और बना लेगा अगर क्यूप्रिक नाइट्रेट CuNO3 होल्ड वाइज, और दूसरा प्रोडक्ट है यहाँ पे सिल्वर 2 मोल चांदी, है ना। आइए भी देखते हैं रिएक्शन होगा कि नहीं। कॉपर और सिल्वर में कॉपर की SRP होती है कम, सिल्वर की SRP हो जाएगी ज़्यादा। जिसकी SRP कम होगी वो अपने से हायर वाले मेटल को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्यूशन से, यानी ये रिएक्शन भी होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन दे दिया है 2 मोल पोटेशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करा रहा है आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ये रिएक्शन दे दिया है 2 मोल पोटेशियम आयोडाइड बनेगा और ब्रोमीन गैस यहाँ से अलग हो जाएगी। पूछा ये रिएक्शन होगा कि नहीं। तो नॉन मेटल टू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया था हेलोजन का सीक्वेंस, है ना। हेलोजन का सीक्वेंस क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में आता है आयोडीन। यानी आयोडीन किसी भी हेलोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगर आयोडीन यहाँ से किसी भी हेलोजन को रिप्लेस नहीं करेगा तो ब्रोमीन को भी रिप्लेस नहीं करेगा और ये रिएक्शन कभी भी नहीं कंप्लीट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आयरन Fe3+ से कन्वर्ट होगा फेरिक में, फेरिक से ये कन्वर्ट होगा फेरस में, तो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बतानी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और SRP वैल्यू भी दे दी है। फेरिक आयन कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे आयरन में,
और दूसरा एक क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे कि फेरस आयन कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे आयरन में, Fe में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों के लिए यहाँ पे ई नॉट सेल दे दिया है। मैंने बताया था कि जब भी एक ही मेटल मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो सेल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाइएगा, और सेल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट में आपको EMF नहीं ऐड करना होता है, गिब्स एनर्जी ऐड करना होता है यहाँ पे। तो पहले रिएक्शन का गिब्स एनर्जी निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है -NF ई नॉट सेल। N की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहा है 3 है, फैराडे ऐसे ही रहने दीजिए, और सेल का स्टैंडर्ड EMF दे दिया है -0.036, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 0.036। दूसरे वाले इक्वेशन के लिए गिब्स एनर्जी निकालेंगे तो ये मान लिया जाए डेल्टा G2 नॉट है। N की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2 इंटू फैराडे इंटू ई नॉट सेल। इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू आएगा -0.439। बोला हुआ है कि इस गिवन रिएक्शन, रिक्वायर्ड रिएक्शन और गिवन रिएक्शन को कंपेयर करेंगे। तो रिक्वायर्ड रिएक्शन अगर ऑब्टेन होगा तो यहाँ पे सपोज कर लिया जाए इसकी गिब्स एनर्जी कितनी है, डेल्टा G नॉट। अब यहाँ पे अगर कंपेयर करके हम लोग सॉल्व करें तो डेल्टा G नॉट की वैल्यू कैसे आएगी। फेरिक आयन चाहिए आपको रिएक्टेंट में, कौन सी इक्वेशन में है, पहले रिएक्टेंट में है तो इसको ऐड कर देंगे, यानी डेल्टा G नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा G1 नॉट। फेरस आयन चाहिए आपको प्रोडक्ट में, जबकि दूसरे इक्वेशन में ये रिएक्टेंट में है, और अगर इसका डायरेक्शन बदलेंगे तो गिब्स एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो डेल्टा G2 नॉट। अब सिंपल इसको वैल्यू पुट कर दीजिएगा। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -NF ई नॉट सेल। डेल्टा G1 नॉट की वैल्यू कितनी आई है, 3 इंटू N, ये वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू F इंटू 0.036 माइनस ये हो गया 2 इंटू F इंटू 0.439। सिंप्लीफाई कर लीजिए, फैराडे से फैराडे कैंसिल हो गया यहाँ पे, है ना। N की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में आई है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा सिंपली -E नॉट सेल। यहाँ पे रह जाएगा 3 इंटू 0.036 और ये हो जाएगा 2 इंटू -0.439। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी +0.770 वोल्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में यहाँ दिया है कि एक रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया है, R = K एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। बोला हुआ है यहाँ पे कि अगर रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम रिड्यूस करके 1/4 कर दिया जाए तो पहले ये बताइए एक्टिव मास होता क्या है। एक्टिव मास होता है मोलरिटी यानी N/V, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। B का भी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम 1/4 कर रहा है, वॉल्यूम 1/4 का मतलब V की जगह रख देंगे V/4 और यहाँ भी रख देंगे V की जगह V/4। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16K NA/V और ये हो जाएगा NB/V। टोटल आप यहाँ पे देखेंगे तो रेट कितने टाइम इंक्रीज कर जा रहा है, 16 टाइम इंक्रीज कर जा रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा हुआ है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 1 अर्ग 1 जूल और 1 कैलोरी में कौन सा करेक्ट यहाँ पे इक्वेशन है। तो ये तो मैंने थर्मो में बताया था कि सबसे बड़ी क्वांटिटी होती है कैलोरी, कैलोरी के बाद आएगी जूल और उसके बाद आती है अर्ग, क्योंकि 1 कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं, 4.2 जूल। 1 कैलोरी में हो जाएगा 4.2 जूल, और 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, 10⁻7 अर्ग्स होते हैं, 10⁻7 अर्ग, है ना। कंपेयर करेंगे तो इसका ऑप्शन जाएगा थर्ड ऑप्शन होगा। कैलोरी सबसे बड़ी, फिर जूल और उसके बाद आ जाएगा अर्ग। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 एक और आसान सा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन का। NiCl4 2- में पूछा हुआ है यहाँ पे कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यहाँ पे निकल का, ऑक्सीडेशन नंबर है 2+, कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये जाएगा 4s2 3d8 होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचेगा क्या, 3d8, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 3d8 है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, इसका भी मैंने ट्रिक बताया था। फिर भी प्रॉब्लम है आपको तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा 2। और इसको एक और ट्रिक मैंने बताया था, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लिखिएगा और डेसिमल के बाद 0.9 या 0.89 लिख दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा 2.89।
या यहाँ पे करेक्ट मैच कराएंगे तो 2.82 दे दिया है BM, बोहर्स मैग्नेटॉन। यही एक है जो क्लोज आंसर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 एक और आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे निकिल टेट्रा कार्बोनिल दे दिया है पहला कॉम्प्लेक्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स दे दिया है निकिल और थर्ड कॉम्प्लेक्स दे दिया है NiCl4। थर्ड कॉम्प्लेक्स दे दिया है NiCl4 और ये कर दिया है 2-। यहाँ पे पूछा है मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका क्या होता है, कार्बोनिल और साइनाइड दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। कार्बन या नाइट्रोजन डोनर आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, बाकी सारे वीक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो ये नेचर में क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, यानी ये दोनों हो जाएंगे डायामैग्नेटिक। क्लोराइड हैलोजन एक वीक फील्ड लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराता है, यानी ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। इसका करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, 85 का हो जाएगा थर्ड, है ना। NiCl4 2- पैरामैग्नेटिक है, बाकी दोनों डायामैग्नेटिक दिए हुए हैं यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पहले चैप्टर का है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, टॉपिक है मोल। यहाँ पे पूछा है किसके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिखा है तो ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल है क्योंकि एटम नेचर में एग्जिस्ट फ्रीली नहीं करता है। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, यानी 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। किसके पास मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो जिनके पास, अगर ये डायटॉमिक है तो अगर मोल सेम है तो मॉलिक्यूल सेम होगा। तो सबसे आसान तरीका है मोल निकाल लीजिए। मोल निकालेंगे ऑक्सीजन का तो गिवन मास 16 है, ऑक्सीजन का मोलर मास आएगा 32, इसका मोल आ गया 1/2। इसी तरह नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मोल निकालेंगे तो गिवन मास 14 है और नाइट्रोजन का मोलर मास आएगा 28। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आएगी 1/2, है ना। अगर दो डायटॉमिक मॉलिक्यूल में मोल सेम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, जहां पे मोल अगर इक्वल है तो मॉलिक्यूल भी इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 एक और आसान सा क्वेश्चन है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का है। लिखा है कि हीमोग्लोबिन में आयरन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दिया है, आयरन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दिया है 0.33%। और यहाँ पे हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है यहाँ पे हीमोग्लोबिन का। तो मास ऑफ हीमोग्लोबिन दे दिया है 67200। पूछा है नंबर ऑफ आयरन एटम कितने होंगे। तो इसके लिए मैंने बताया था परसेंटेज कॉम्पोजिशन का एक आसान सा फॉर्मूला। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट। रिक्वायर्ड एलिमेंट आयरन है तो यहाँ पे हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना होता है 56 इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी एक मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। और यहाँ पे आपको निकालना है एटॉमिसिटी ऑफ आयरन। क्वेश्चन में ये पूछा है आयरन के एटम कितने होंगे। आयरन के एटम का मतलब क्या हो गया, एटॉमिसिटी ऑफ आयरन इनटू क्या होता है फॉर्मूला 100% और नीचे होता है मॉलिक्यूलर मास या मास ऑफ कंपाउंड। ये आयरन प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में, यानी नीचे हो जाएगा कंपाउंड 67200। सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 से 20 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 0.33, ये 56। एटॉमिसिटी निकालनी है, सपोज कर लीजिए x हो गया, नीचे आ गया 672। x निकालेंगे तो अप्रॉक्स ये वैल्यू जाती है 3.94 के आसपास और इसका आंसर चला जाएगा 4, है ना। अप्रॉक्स पूछा है कितने इसमें एटम होंगे तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों की स्पिन ऑपोजिट होती है। ये कॉन्सेप्ट कौन दिया था, पहला लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंसिपल है नहीं, हुंड्स में हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे करते हैं। तीसरा है हेजनबर्ग में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। पाउली, फोर्थ ऑप्शन दे दिया है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली में हम लोग यही पढ़ते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की तीनों क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल, एजीमिथल और मैग्नेटिक की वैल्यू अगर सेम होगी तो उनके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा अपोजिट होगी, है ना, डिफरेंट होगी। यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में है तो दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। पूछा है कि इसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। तो ऑप्शन 1 में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग। पाउली का मतलब क्या होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों के स्पिन ऑपोजिट। तो पहले ऑप्शन में देखिए आप एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ऑपोजिट स्पिन के।
फिर दे दिया है 2s में, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन दोनों सेम स्पिन के हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, यानी ये पॉली को वॉयलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 इक्विलिब्रियम का एक आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट पार्ट हमेशा वीक होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। कॉन्जुगेट पार्ट हमेशा वीक होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट पार्ट या कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा वीक एसिड। क्वेश्चन नंबर 92 एक और आसान सा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल है ये। एक यहाँ पे सॉल्ट दे दिया है सोडियम क्लोराइड और इसका कंसंट्रेशन दे दिया है, मोलरिटी दे दी है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की मोलरिटी दे दी है यहाँ पे 1.5। पूछा हुआ इसकी पीएच कितनी होगी, तो बस नेचर डिसाइड करिए। यहाँ पे सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस, क्लोरीन आया है स्ट्रॉन्ग एसिड से। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनने वाले सॉल्ट का पीएच हमेशा कितना आता है, 7, क्योंकि ये एग्जैक्टली न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th, पीएच 7। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में यहाँ बोला हुआ है कि अगर अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अमोनिया वाटर में डिसॉल्व हो रहा है और अगर ये बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वाटर का बिहेवियर कैसा हो जाएगा। तो पानी को अगर आप तोड़ेंगे तो पानी में 2 आयन होते हैं, H+ और OH-। OH चला जाएगा अमोनिया के पास, जिसकी वजह से बन जाएगा अमोनियम आयन और H+ यहाँ से रिलीज हो जाएगा, है ना। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटॉन रिलीजिंग स्पीसीज होते हैं एसिड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला, जहाँ पे पानी का बिहेवियर लिखा है एसिड की तरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। एक सॉल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्ट का टाइप दे दिया है MX4 टाइप सॉल्ट, यानी ये सॉल्ट कौन सा हो जाएगा, 1,4 टाइप सॉल्ट। और बोला है कि इसकी KSP की वैल्यू कितनी होगी अगर सॉलिबिलिटी की वैल्यू S है। तो इसको तोड़ेंगे, फिलहाल मैंने डायरेक्ट इसका आंसर भी, ये ट्रिक भी बताया था, अगर आपको तोड़ना होगा तो तोड़ लीजिएगा। इसको तोड़ेंगे तो M और ये हो जाएगा 4 × X- में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिबिलिटी M की S आ गई, ये X हो जाएगा 4S। KSP निकालेंगे तो KSP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ कैटायन यानी मेटल आयन इनटू एक्टिव मास ऑफ हैलाइड या X आयन टू द पावर स्टोइकियोमेट्री, और नीचे हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ सॉल्ट। सॉलिड का एक्टिव मास 1 लेते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे, M की सॉलिबिलिटी S है, X की सॉलिबिलिटी 4S है, तो ये हो जाएगा 4S टू द पावर 4 और नीचे हो जाएगा 1। सिंप्लीफाई करेंगे 4 टू द पावर 4 हो जाएगा 256 और ये हो जाएगा S टू दी पावर 5। तो इसकी KSP हो जाएगी 256 S टू दी पावर 5। ये हो गई KSP की वैल्यू। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है S की वैल्यू, यानी सॉलिबिलिटी निकालनी है। तो S अगर यानी सॉलिबिलिटी निकालेंगे तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KSP अपॉन 256 टू दी पावर 1/5। तो ये 1/5 है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 4th। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। राउल्ट्स लॉ का यानी सोल्यूशन का एक क्वेश्चन है। लिखा है कि अगर राउल्ट लॉ ओबे करेगा तो सॉल्वेंट का सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो राउल्ट्स का स्टेटमेंट क्या है कि वेपर प्रेशर किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का, किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे वो कंपोनेंट बोला है सॉल्वेंट है, यानी ये मोल फ्रैक्शन भी किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है ये। लिखा है किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। सारा जो 4 ऑप्शन है सब में आप देखेंगे डेसीमोलर कंसंट्रेशन दे दिया, यानी सबकी मोलरिटी सेम है। मोलरिटी सेम है तो कंपेयर डायरेक्टली इस पे कर लीजिएगा वेंट ऑफ फैक्टर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, I × CRT, है ना। कंसंट्रेशन सेम है, गैस कांस्टेंट ये फिक्स रहेगा, टेम्परेचर दिया नहीं है यानी टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो पाई किस पे वेरी करेगा, केवल वेंट ऑफ फैक्टर पे। पहला यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस। यहाँ पे N की वैल्यू यानी नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे 5। प्रॉब्लम ये है कि I और N यहाँ बराबर नहीं होगा, क्योंकि बोला है कि केवल 90% डिसोसिएट हो रहा है, यानी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितने आयंस होंगे उसका 90%। तो 5 का 90% निकालेंगे, ये आएगा 4.5। I की वैल्यू हो गई 4.5। दूसरा ऑप्शन दे दिया है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड में N की वैल्यू हो जाएगी 3, नंबर ऑफ आयन 3 होंगे। तो I कितना हो जाएगा यहाँ पे,
90% निकालेंगे तो 9 3 27, यानी वेंट ऑफ फैक्टर इसका आ जाएगा 2.7। तीसरा सोडियम सल्फेट दे दिया है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ आयन देखेंगे तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ आयन 3 आया, 90% डिसोसिएशन है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे भी हो जाएगी 2.7। और लास्ट ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे कि अगर मिक्स करेंगे इक्वल वॉल्यूम पहले और दूसरे का, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को अगर मिक्स करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। और यहाँ पे इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वेंट ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज़्यादा होगा जिसका वेंट ऑफ फैक्टर मैक्सिमम होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी दे दी है 0.2 और एसिड दे दिया है HX। ये एसिड है तो नंबर ऑफ आयन डिसोसिएशन के बाद हो जाएंगे यहाँ पे 2, और डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया है 20%। इस परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 0.2। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन होता है TF, क्योंकि T0F होता है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TF का, तो फॉर्मूला होता है IKF इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TF को तोड़ेंगे तो क्या होगा T0F माइनस TF। आई पता नहीं है, अगर आई पता चल जाएगा तो यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। KF की वैल्यू, पानी के लिए KF की वैल्यू होती है 1.6, मोलैलिटी दे दी है 0.2। प्रॉब्लम यह है कि वेंट ऑफ फैक्टर नहीं पता है, आइए वेंट ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। तो डिसोसिएशन के लिए अल्फा का फॉर्मूला होता है I-1/n-1। वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है तो ये हो जाएगा I-1, नंबर ऑफ आयन 2 है तो 2-1 हो जाएगा 2, और वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1.2। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 माइनस TF हो गया। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे आएगा 0.45 के नियर अबाउट, है ना। तो TF की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 0.45 डिग्री सेल्सियस। 97 का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पे लिखा है कौन सा मिक्सचर होगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउट्स लॉ से। तो ट्रिक मैंने बताया था कि जब भी पॉजिटिव डेविएशन आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन में आप दो कंपोनेंट को ढूंढिएगा। पहला कंपोनेंट है अल्कोहल, अगर अल्कोहल मिल गया और डिफरेंट फैमिली के मेंबर के साथ, यानी पोलैरिटी सेम नहीं होगी, तो वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और दूसरा होता है यहाँ पे कार्बन डाई सल्फाइड। इन दो कंपोनेंट में अगर कोई भी कंपोनेंट मिलता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पॉजिटिव डेविएशन होता है। पहला ऑप्शन दे दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड और मेथेनॉल। मेथेनॉल आ गया यानी ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा ऑप्शन दे दिया है कार्बन डाई सल्फाइड यानी CH2 और एसीटोन। कार्बन डाई सल्फाइड भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, यानी इसका दो आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा इसका। तीसरा ऑप्शन बेंजीन टोलुइन। बेंजीन टोलुइन अगर आप देखेंगे तो पोलैरिटी सेम है, यहाँ पे कार्बन का डिफरेंस केवल एक है और दोनों सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आइडियल सोल्यूशन। फिनोल और एनिलीन, ये मैंने बताया था कि फिनोल और एनिलीन मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। लायोफिलिक कोलॉइड की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। लायोफिलिक कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि डिस्पर्जन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कौन सा है, लेयर कौन सा है। मैंने बताया था कि फर्स्ट लेयर फिक्स लेयर होता है, मूव नहीं करता है, और वो डिफाइन करता है सॉल्ट की स्टेबिलिटी को। सेकंड लेयर मूव करता है, जो डिफाइन करता है यहाँ पे कि कौन कौन से आयन मूव करेंगे और इसको कैसे से न्यूट्रलाइज किया जाए। तो पहला ऑप्शन दिया है चार्ज ऑन कोलॉइड्स। दूसरा दे दिया है लेयर ऑफ मीडियम ऑफ डिस्पर्जन ऑन देयर पार्टिकल्स, यानी इनके ऊपर अगर लेयर बना दिया जाए पार्टिकल का अपोजिट चार्ज का, तो पहला लेयर हो जाता है फिक्स लेयर, और ये फिक्स लेयर डिफाइन करता है स्टेबिलिटी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक रिएक्शन है जो गिवन टेम्परेचर पे स्लो हो जा रहा है, किसी गिवन टेम्परेचर पे स्लो हो जा रहा है। कब? कोई भी केमिकल रिएक्शन का रेट स्लो तब होता है जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बैरियर ऊंचा हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो ऑप्शन दिया है फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज हायर, दूसरा दिया है फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लोअर, ये होगा नहीं। तीसरा दे दिया है एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज से रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चौथा लिख दिया है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का इफेक्ट तो पड़ता है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट कंसंट्रेशन बोल दिया है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जहाँ पे लिखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी इसकी हाई हो जाएगी।